नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मदरसों से चल रही देश विरोधी गतिविधियों पर। एसआईटी की जांच रिपोर्ट और रिपोर्ट में 13,000 से अधिक अवैध मदरसों के जरिए फैलाए जा रहे जिहाद को खाद पानी देने वाले नेटवर्क के खुलासे की। इस रिपोर्ट को यदि आप गौर से पढ़ेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मामूली सी पंचर की दुकान चलाने वाला अब्दुल के पास लाखों रुपए की मोटरसाइकिल, महंगा फोन और गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती करने के लिए समय और पैसा कहां से आता है। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि करीब 1300 मदरसों और मस्जिदों के पास इस बात का कोई हिसाब किताब नहीं है कि उनके पास खाड़ी देशों से आए फंड या चंदे कहां लगाए गए, उनका खर्च किस तरीके से किया गया। यदि चंदा की रकम से मस्जिद का निर्माण किया गया तो चंदा देने वाले का नाम क्या है, उनका पता क्या है, यह किसी की जानकारी में नहीं है और मौलवी के पास भी इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की खबर भी लगातार आ रही थी। उनके वित्तीय लेन देन और खाड़ी देशों से हो रहे फंडिंग की जानकारी भी मिल रही थी। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश की सीमा पर बढ़ते मदरसों और मस्जिदों की संख्या सरकार और लोगों का ध्यान खींच रहे थे। इन क्षेत्र की डेमोग्राफी भी बदली जा रही थी, अपराध बढ़ रहे थे, लफ्जियात और धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे थे और इन सब के तार उन अवैध मस्जिदों और मदरसों से जुड़ रहे थे। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश की सीमा में 2 दशक में मस्जिदों और मदरसों की संख्या में 4 गुना तक वृद्धि होने की रिपोर्ट इस एसआईटी ने दी है। इन क्षेत्र में केवल धर्मांतरण, अपराध और लफ्जियात ही नहीं बल्कि मदरसों में यौन शोषण के मामले भी सामने आए हैं। इसलिए योगी सरकार ने इसकी जांच के लिए एक एसआईटी गठन किया और अब जो रिपोर्ट सामने आई है तो उनसे इन सारे आरोपों की पुष्टि हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो एसआईटी जांच के जरिए योगी सरकार ने सच का पता लगा लिया और अब उन पर कार्रवाई भी निश्चित है। लेकिन उत्तर प्रदेश की ही तरह बिहार में भी नेपाल की सीमा से सटे क्षेत्र में अवैध मदरसे और मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहां की डेमोग्राफी भी बदली जा रही है। लफ्जियात और धर्मांतरण के जरिए गजवाए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में नेपाल की सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध मदरसे और मस्जिद किसी देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन चुके हैं। क्या इन अवैध मदरसों और मस्जिदों के तार पीएफआई और आईएसआई से जुड़े हुए हैं। क्या ये अवैध मदरसे और मस्जिद ऑपरेशन गजवाए हिंद के टूल किट के द्वारा संचालित हो रहे हैं। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले इस रिपोर्ट पे हमने एक पैकेज तैयार किया है। एक रिपोर्ट पे यानी एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को पहले देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में मदरसों का काला सच। एसआईटी ने खोल दिया मदरसों का काला चिट्ठा। मदरसों के पीछे की कहानी जानकर हो जाएंगे हैरान। 100 करोड़ की फंडिंग का कोई हिसाब किताब नहीं। एसआईटी ने टेरर फंडिंग से मदरसों के चलने की जताई आशंका। देश विरोधी गतिविधियों के चलाए जाने का दावा। उत्तर प्रदेश में एसआईटी ने मदरसों की जांच कर रिपोर्ट में राज्य के 13,000 मदरसों पर ताला लटकाने की पेशकश की है। इस रिपोर्ट में महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों के मदरसों में खाड़ी देशों से फंड आने की बात कही गई है। इन मदरसों से जब आय और व्यय का ब्यौरा मांगा गया तो मदरसा प्रशासन के मुंह में दही जमी हुई थी। मदरसा संचालकों ने तो यही बताया कि फंड के तहत मदरसों का निर्माण हुआ है, पर फंड का सोर्स क्या है इसका कोई अता पता नहीं। आपको बता दें, एसआईटी को संदिग्ध अधिकांश मदरसों की फंडिंग की जानकारी विदेशों से होने को मिली। नेपाल सीमा से सटे 80 मदरसों से 100 करोड़ के फंड की बात एसआईटी ने रिपोर्ट में दी है, जहां कहा गया है कि ये फंड खाड़ी देश से आया है। यही नहीं, गहन जांच करने के बाद
एसआईटी ने तो इन मदरसों में देश विरोधी गतिविधियों को चलाए जाने का भी दावा किया है। मामले पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि शिक्षा की आड़ में अगर देश विरोधी गतिविधियां होंगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो रिपोर्ट आई है अभी मैंने तो उसे देखा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है, शिक्षा को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारी फंडिंग आई है सर, विदेशों से कहा गया नहीं, जैसा आप बता रहे हैं उसको मैं सुन भी रहा हूँ। मैंने कहा जो गलत करेगा कानून उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा और जो सही करेगा सरकार उसका संरक्षण करेगी। आपको बता दें, मदरसों की गतिविधियों पर हमेशा से सवाल खड़े होते रहते हैं। ऐसे में एसआईटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट जाहिर तौर पर सवाल खड़े करती है कि क्या अवैध मदरसों में गजवाए हिंद का ऑपरेशन चलाया जा रहा था और क्या मदरसों को मिली फंड से आतंकियों को मदद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मस्जिद और मदरसों से गजवाए हिंद का ऑपरेशन जो है वो संचालित किया जा रहा था, इस बात की आशंका जताई गई है एसआईटी रिपोर्ट में। इसी पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। प्रशांत पटेल उमराव जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, अरविंद कुमार जैन पूर्व डीजीपी हैं और रजनीश मिश्रा सपा के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में अरविंद कुमार जैन जी से करना चाहूंगा। क्या अरविंद कुमार जैन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल साफ मिल रही है। जी जैन साहब, पहले भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी जो ये जो एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है और जिस तरीके के मामले की आशंका जताई जा रही है, क्या आपको लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, मुझे लगता है कि नेपाल की सीमा से सटे जो भी प्रदेश हैं, बिहार में भी इस तरीके की खबर हम लोग पहले भी चला चुके हैं, क्या आपको लगता है कि देश विरोधी जितनी भी गतिविधियां हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं मदरसे हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि देश विरोधी गतिविधियों के पीछे मदरसे हैं, पर ये जो इंडो यूपी नेपाल बॉर्डर पे बहुत बड़ी संख्या में मदरसे खड़े कर दिए गए हैं, इसको लेकर बहुत समय से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, दसियों साल से इसके ऊपर कहा जाता रहा है कि इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये फंड्स कहां से आ रहे हैं, यहां पर पढ़ाने वाले कौन हैं, उनका कोई कैरेक्टर वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उनमें कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या तो नहीं है, उनमें कोई क्रिमिनल एंटीसेडेंट्स के लोग तो नहीं हैं, क्या वहां पे पढ़ाया जा रहा है, क्या बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, क्या जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसका कोई फायदा भी उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। फंडिंग कहां से हो रही है, क्या हिसाब किताब रखा जा रहा है, ये सब कुछ कोई जानकारी नहीं है। ये पहले से बहुत सालों से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती रही हैं और इसको लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही है और चिंता जो है वो जेन्युइन है। मैं समझता हूं कि एक प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को, एक करिकुलम होना चाहिए और उनके प्रॉपर बैठने का, रहने का वहां पे सब इंतजाम होने चाहिए और एक सिलेबस निर्धारित होना चाहिए कि क्या सिलेबस ये बच्चे पढ़ रहे हैं जिससे कि आगे चल के भविष्य में उनको रोजगार मिल सकें, वो एक समाज का एक अंग बन सकें। इस सब की बहुत आवश्यकता है और इसको कतई रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बहुत से जो फरार लोग हैं उनके संबंध में, जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, जिनके टेररिस्ट लिंक्स हैं, वो मदरसों में पाए गए हैं। ये उसमें अरेस्ट भी की हैं एटीएस ने। तो इसलिए ये चिंता का विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। रजनीश मिश्रा जी के पास मैं जाऊंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और ये जो 2 दशक से जो चर्चा हो रही थी कि 2 दशक से इन मस्जिदों का निर्माण हो रहा था और 2 दशक में करीब 4 गुना मस्जिदों की संख्या जो है सीमांचल में बढ़ी है और ये चिंता का सबब है। और जैसा कि अभी डीजीपी साहब भी बता रहे थे कि उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी वहाँ पर शरण ले सकते हैं, घुसपैठिए हो सकते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्याज हो सकते हैं। और सरकार जो है, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उन पर फन मार करके बैठी हुई थी, उस पर काम नहीं कर रही थी। रजनीश मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि आपकी जब सरकार थी, आपकी पार्टी की जब सरकार थी,
वो जो काम उन्हें करना चाहिए थे वो काम उन्होंने नहीं किया, और अब 2 दशक के बाद ये शुरू हुआ है। तो इस 2 दशक के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई, जितने भी नुकसान हुआ, उसके लिए जिम्मेदार आपकी पार्टी है। देखिए, मैं सबसे कि आखिर ये सरकार नहीं है, इस पहले भी मंत्री थे, आखिर ये सरकार कर क्या रही? सरकार को पहले जांच कराना चाहिए, 5 साल की थी, और आज जब चुनाव नजदीक आ गया, सरकार कर क्या रही? रजनीश जी, ये जो एसआईटी जो है, ये एसआईटी गठित हुए कभी 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तभी चुनाव की चर्चा नहीं थी। और चुनाव तो भारतवर्ष में हर एक साल होते हैं, सालों भर चुनाव होते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि चुनाव है इसलिए इसकी बात ही ना की जाए। और आपको क्या दिक्कत थी, आप ये बताइए ना। मान लीजिए ठीक है, बीजेपी को देर से इसको देखा, आप ये बताइए ना कि आपकी सरकार जो है इस पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर क्यों बैठी रही, उस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? ये एसआईटी का गठन तो आपकी सरकार को भी करना चाहिए था। निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, लेकिन केवल मदरसा ही नहीं, बहुत सारी संस्था है जहां से बाहर से फंड आता है, लेकिन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। केवल मदरसा को टारगेट क्यों बताया जाता है? बहुत सारे संगठनों पे भी जो है कार्रवाई हुई है, जो विदेश की फंडिंग है रोकी गई है। करीब 1000 से ज्यादा ऐसे एनजीओ हैं जिनको विदेश से फंडिंग होती थी, उनके सारे फंडिंग को रोक दिया गया है, उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया। शायद आपको नहीं पता है, केवल मदरसे पे कार्रवाई नहीं हो रही है, बाकी जरियों से भी हो रही है। इसलिए केवल आप ये नहीं कह सकते कि केवल मदरसे पे कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मदरसे आपके और हमारे सामने, और आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी रजनीश आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपका ऑडियो मुझे सही से मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं आपके पास बाद में आऊँगा। हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़ गए। हाजी साहब, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? हाँ, सुन पा रहे हैं मुकेश जी आप? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। हाजी साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या मदरसे का उद्देश्य जो है उससे अलग, मदरसे पे हमेशा इल्ज़ाम लगते रहे, खासतौर पे सीमांचल क्षेत्र में जो मदरसे हैं उस पर हमेशा से इल्ज़ाम लगते रहे कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, और वहाँ पर जो लेन देन होता है, जो चंदा दिया जाता है, जो फंडिंग होती है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। और वो जो है आशंका, वो चिंता बढ़ाती है हमारी और आपकी कि ये कहीं देश विरोधी गतिविधि में तो इन फंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हाँ मुकेश जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने सवाल करा है, तो इससे जाहिर होता है कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है वो फेल हो रही है और इंटेलिजेंस से बिल्कुल नाकाम हो पा रही है इन चीजों को पता करने के लिए। लेकिन मुकेश जी देखिए, आपने अपने जैसे डिबेट ओपन करी थी तो आपने एक बात कही थी, आपने पंचर वाला अब्दुल कह के एक बात कही थी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये वही अब्दुल है पंचर वाला जो इस देश के अंदर जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने, ये वही अब्दुल है जिन्होंने वीर अब्दुल हमीद, जो पाकिस्तान को कहते हैं ना कि नाको चने 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 चबा दिए, ये वही अब्दुल है जिसने मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चुम लिए थे। और देखिए, अब जब बात रही मदरसों की, तो मैं आपको बता देता हूं कि 13,000 के करीब जो मदरसे अवैध बताए गए हैं, तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि वो जो 13,000 मदरसे चल रहे थे, तो 2 दशक की बात आपने करी, लगभग 20 साल की। तो इसका मतलब ये है कि पुरानी जो सरकार रही है, तो उन सरकार के कहने पे ये मदरसे चल रहे, तो उन सरकार के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। जो सरकार वहां पे मौजूदा हालत में थी जब ये मदरसे के कायम हुए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वहां जनता के अहम मुद्दे जो हैं, जैसे बीजेपी ने ये कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था, स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही थी, कहीं ना कहीं इन मुद्दों को हटाने के लिए मस्जिद और मदरसों को सामने लेके आया जा रहा है। जबकि मुकेश भाई जी, एक बात आपको भी याद होगी और मुझे भी पूरी तरीके से याद है, क्योंकि देखिए हाजी नाजिम संविधान को मानने वाला और संविधान के तहत ही हमेशा चलता है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता। क्योंकि मुल्क के वजीर आजम ने ये कहा था कि मदरसों के अंदर एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, लेकिन मदरसे के अंदर जितने भी स्टूडेंट है सबके हाथ में कुरान तो है, लेकिन लैपटॉप के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मदरसे की जांच होती है। और जांच में ये पाया, कहते हैं कि एसआईटी द्वारा 13,000 मदरसे अवैध कब बताए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अवैध किस तरीके से? अगर उनको वैध लाने के लिए जो हमारे 2 दशक की सरकार थी, तो कहाँ गई वो? तो उनपे भी जांच होनी चाहिए ना कि 2 दशक से जो वो सरकारें थी और 13,000 जो मदरसे वैध थे, उनको बीजेपी कार्यकाल में आती 13,000 वैध नहीं थे सर, अवैध मदरसे थे। और अभी जो आप कंप्यूटर और कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान तो है, कंप्यूटर भी दिया जाएगा, लेकिन पहले ये पता तो चले कि वो आतंकवादी चला रहे हैं वहां से। बताइए बात भाई, मैंने
तत्कालीन सरकार के बारे में कहा, जो आपने 2 दशक की बात कही थी, मैंने उसी में कहा। तो 13,000 तो उस दौरान जब वैध थे, तो जैसे बीजेपी आ गई तो वो अवैध कैसे हो गए? तो ये जांच, ये जो बार बार कहते हैं कि जांच का विषय है, जांच हो रही है, ठीक है, इसी जवाब प्रशांत पटेल उमराव साहब है हमारे साथ जुड़े हुए। आपने जो कहा है जवाब वही देंगे। प्रशांत पटेल उमराव जी, क्या आपको जो सवाल पूछा गया है, जो हाजी नाजिम कह रहे हैं कि ये अवैध थे तो इस पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई और अचानक कैसे अवैध हो गए, जरा इनको बताइए कि अचानक कैसे अवैध हो गए। प्रशांत उमराव जी की आवाज मिल रही है आपको? प्रशांत आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा पीसीआर जरा प्रशांत जी की आवाज को जरा ठीक कीजिए। हाँ जी बोलिए प्रशांत जी, अब आ रही है जी, आ रही है जी, आ रही है जी। हाँ मुकेश जी, देखिए अगर देश में आप कुछ भी स्कूल, कॉलेज, एवं रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, टीवी चैनल भी चलाते हैं, तो उसके लिए अब सरकार से आपको मान्यता लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यहाँ पर वैध अवैध का विषय ये कि जो ये मदरसे चल रहे थे बिना शासन से, मान्यता के बगैर चल रहे थे। तो आपको अगर जो लोग संविधान कानून की बात करते हैं, संविधान कानून के तहत तो उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप बिना मान्यता के अपना एक विदेशी फंडिंग से, अभी इसी संदर्भ में तो एसआईटी जांच बैठाई गई थी। एसआईटी जांच ही इस बात का पता लगाने के लिए की गई थी कितने मदरसे जो है मान्यता के अंतर्गत चल रहे हैं, कितने गैर मान्यता के अंतर्गत चल रहे हैं। तो एसआईटी ने ये संख्या बताई कि 13,000 जो है बिना मान्यता के चल रही है। एसआईटी ने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में सारे मदरसे बिना मान्यता। बिल्कुल, 500 मदरसों को उन्होंने यह भी बताया कि वैध है और वहां सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। जी हाँ, तो जो मान्यता से चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, उनके अकाउंटेबिलिटी क्या है, अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा है, विदेश से आ रहा है, उस पैसे का कहाँ पर उपयोग हो रहा है, तो ये सब चीजें तो आपको सरकार को बतानी पड़ेगी ना। अगर आप देश में अगर कोई भी संस्थान चलाते हैं तो आप बताना पड़ेगा। इसमें कोई इसी पीड़ा वाली बात नहीं होनी चाहिए। और ये भी विषय है कि अब नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या जो वहां पे जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो आज के रोजगार परक अनुकूल है कि जैसे जान साहब ने बताया, वो सब चीजों का भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार भी प्रयास कर रही है कि जो वहां पे बाकी स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है वही सिलेबस और वो सारे जो है उन स्कूलों में भी पढ़ाई जाए, ताकि वो बच्चे भी मुख्य धारा में जुड़ सकें। खाली आप दीनी तालीम देंगे, धार्मिक शिक्षा देंगे, बाकी अगर उनको सिलेबस चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्या वो समाज के मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे? ये भी तो है। अब जो लोग कुछ समाज के ठेकेदार वो चाहते हैं कि जो है मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो उनको बस हम वही केवल धार्मिक शिक्षा दे करके उनको एक कट्टर फौज बना सके, बाकी ताकि समाज के मुख्य धारा में न जुड़ पाए, ना ही वो कोई रोजगार पर काम कर पाए। तो ये भी चीजें तो समाज और देश के लिए घातक है ना। इसी संदर्भ में जांच की जा रही है। अगर उसमें अगर आपने गलत नहीं किया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें कोई पीड़ा होनी चाहिए। अगर आपने गलत किया है, कुछ वहां पे कुछ इस तरह के अकाउंट में या गड़बड़ी हुई है, या कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित हो रही है, या वहां से कोई आतंकी कनेक्शन है, या कोई आपराधिक गतिविधि हो रही है, तो जो लोग कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होगी। जो लोग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, नियम के अनुसार काम कर रहे हैं, उन पे कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल। एक सवाल इन्होंने और पूछा कि कंप्यूटर, कुरान तो है उनके हाथ में, कंप्यूटर देने का वादा किया था सरकार ने, तो कंप्यूटर कब मिलेगा इनके हाथों में? जो 500 वैध मदरसा है कम से कम, वहां तो कंप्यूटर पहुंचना चाहिए, ये कह रहे हैं ना गाजी साहब, यही कह रहे थे ना हाजी नाजिम? हाँ बिल्कुल जी। उसी के लिए नीति सरकार ला रही कि जो वैध है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त जो मदरसे चल रहे हैं, वहां पे जो आधुनिक सिलेबस है, बाकी यूपी बोर्ड का सिलेबस है, यानी किसी बोर्ड का सिलेबस है, बाकी बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं जिस प्रकार की, वहां पर वो शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसी के अनुरूप ये सारा सर्वे किया गया। एक बार अपने सरकार के पास डेटा तो आ जाए ना कि हमारे पास कितने मदरसे हैं जो सुचारू रूप से चल रहे हैं, वहां पे कितने बच्चे, स्टूडेंट कितने हैं, कितने शिक्षक हैं, वहां पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, क्या है क्या नहीं है। एक बार उसी जांच का मतलब ये है, जांच का मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी की गई है, जांच के माध्यम से तो डेटा जुटाया गया। एक बार जब डेटा कंप्लीट आ जाएगा उसके बाद वहां पे सुविधाएं भी दी जाएंगी। एक बार आप मान्यता तो हो जाए, उसके बाद सारी व्यवस्थाएं होगी। अभी तो इसमें अब खाली इसी में हो अल्लाह कर देना, चुनाव का बहाना बना देना। चुनाव तो देखिए सतत प्रक्रिया, चुनाव होता रहेगा, हर 6 महीने में कहीं के देश में चुनाव होता है, लेकिन ऐसा इसका मतलब तो है नहीं कि एजेंसियां और सरकार काम करना बंद कर दे। तो ये आप आर्गुमेंट मत लीजिए कि चुनाव है तो चुनाव की वजह से हो रहा है। ये जांच की जो ये घटना है, ये जो कार्रवाई काफी 5-6 महीने पहले से हो रही थी। इसके पहले भी इस विषय पे कई सारी डिबेट्स कई सारे चैनल पे हो रही है। तो प्रक्रिया चलती रहेगी, चुनाव चलता रहेगा, ये प्रक्रिया भी चलती रहेगी साथ साथ। जी हाजी नाजिम, आप कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ मुकेश भाई, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि जो 500 मदरसे जो वैध हैं उनका इनके पास आंकड़ा तक नहीं है, और इन्हें ये भी नहीं पता कि अरे ये 500 तो आंकड़ा ही है ना सर, ये भी तो आंकड़ा ही है ना 500। तो फिर इन्होंने सुन लिया। देखिए जब सवाल होता है आपकी तरफ से तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब मेरी तरफ से जवाब जाता है आप सुन नहीं पाते तो बड़ा दुख होता है।
तो देखिए मुकेश भाई, सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि 500 जो वैध ये इन्होंने मदरसे बताए, इनको ये नहीं पता कि 500 मदरसे के अंदर कितने टीचर हैं, कितने बच्चों ने एजुकेशन प्राप्त करी है, जो ये कहते हैं कि आधुनिक एजुकेशन हम लेके आ रहे हैं, यानी दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम ये वहां दे रहे। और फिर उसके साथ साथ अब ये बताइए, जो 500 मदरसे में जो बच्चे निकल के आ रहे हैं अपनी तालीम कंप्लीट करके, उनके लिए इन्होंने क्या प्रोसीजर रखा है, उनके लिए कितने इन्होंने नौकरियां देने की बात करी है, कितनों को इन्होंने सरकारी महकमे भाई में आपने उसके लिए तो पढ़ाया ही नहीं ना, आपने तो उसे मौलवी बनाने के लिए पढ़ाया है, आपने उसे एक फोर्स बनाने के लिए तो क्या उसके लिए कर रहे? आप उनको कंप्यूटर पढ़ाइए, विज्ञान पढ़ाइए, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाइए, तब तो वही तो जो जड़ जो है समस्या की वही तो है कि आप उन्हें जो पढ़ा रहे हैं वो रोजगार परक शिक्षा नहीं है। ये भी तो कहा है प्रशांत जी ने, आप इनको भी तो सुनिए। जो आप पढ़ा रहे हैं मदरसे में, उससे उनकी जिंदगी खराब हो रही है, उनसे उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मुकेश भाई ये बताइए, मदरसे में जो पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, दीन तालीम की जानकारी दी जाती है, और वहां से हाफिज कारी मौलाना निकलते जो एक अच्छा संदेश देश के लिए देते। अब तो ये बता दीजिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जैसे मदरसों की जांच हुई है, क्या ये मठ की भी जांच करवाने के हिम्मत रखते हैं? मंदिर और मठों से पता चल सकता है कि वहां पर जो कितनी मदद आती है, क्या ये पूरी जांच करवाएंगे? लेकिन मदरसों की तो जांच ये करवा सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मुस्लिम समाज को किस तरीके से लेना मंदिर है, और किस तरीके से मंदिर और मठ सरकार के नियंत्रण में ही चलते हैं। जरा सा ये रखिए, अब चूंकि आप लोग सरकार के नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए जांच करवानी पड़ती है। और अब आपके पास अगर कोई मदरसे, मंदिर में और मठ में, मंदिर और मठ से किसी आतंकवादी को अरेस्ट नहीं किया गया है, मंदिर से और मठ से कोई आतंकवादी कभी अरेस्ट नहीं हुआ है। अगर वैसा होता तो उसकी भी जांच होती। अब तक कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा। मदरसे की जांच, मस्जिदों की जांच इसलिए हो रही क्योंकि उनका इतिहास रहा है, उनका रिकॉर्ड खराब है, वहां से आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, वहां पर यौन अपराध हो रहे हैं, वहां पर बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है। इस तरीके की खबरें आती है तभी तो जांच होती है ना। आप जहां पर यह होगी इस तरह की घटनाएं, वहां पर यह हो, वहां वहीं पर जांच होगा। जैन साहब लीजिए मुकेश भाई, हाँ। मुझे याद है दिल्ली के अंदर अभी कुछ साल पहले जो एक छापा पड़ा था, वहां से कितने धार्मिक गुरु पकड़े गए थे, वहां कितनी लड़कियां पकड़ी गई थी, और जब उसका जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो वो कहने लगे कि मैंने 1000 प्लस लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाए। उसके खुद ऑन द पता नहीं कहां से ये खबर, तो हमारे पास नहीं, ये खबर हमारे पास नहीं है। कौन सी कहां से खबर है, कोई डिटेल है तो बताइए। मेरे पास तो ये खबर नहीं है, मेरे पास ये जानकारी नहीं है, ये खबर नहीं, पता नहीं आप कहां से उठा के ले आए हैं। आप लोग जो है ना, देखिए फेक न्यूज आजकल सोशल मीडिया पे बहुत फेक न्यूज चल रहा है। हाजी साहब, आप जो है ना थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए पहले, जो खबर सही है गलत है उसके बाद चर्चा कीजिए। कुछ भी चर्चा मत कर लीजिए। कुछ भी लोग यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोग जो है ना ऐसी चीजें प्रकाशित कर देते हैं, फेंक देते हैं, उन पर विश्वास मत कीजिए आप। मैं एक बार अरविंद जी के पास जाना चाहूँगा। अरविंद जी, जो रिपोर्ट पहले आई थी, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी, इसको दबा दिया गया, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। 2 दशक से पहले भी थे, अभी भी आ रहे थे, अभी इस सरकार ने किया। एक चीज़ मैं प्रोसेस थोड़ा मैं चाहूँगा कि हमारी जनता को आप समझाएं कि अगर इंटेलिजेंस कोई रिपोर्ट देती है तो कोई भी सरकार जो है उसको गंभीरता से ले या ना ले, इसका कोई क्राइटेरिया है, या सरकार की अपनी इच्छा पे है कि हम उस पर कार्रवाई करें या ना करें, या उसको दबा के रख दें? देखिए, इंटेलिजेंस का काम होता है रिपोर्ट देना, उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्ट करे ना करे, तत्कालीन वहां के अधिकारी एक्ट करें ना करें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मेरा तो ये मानना है कि ये बच्चे जो हैं ये देश का भविष्य हैं, बिल्कुल, जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और अगर उनको सही तालीम दी जाएगी तो वो एक मुख्य धारा से जुड़ेंगे और जॉब्स पाएंगे। और जैसा इन्होंने अभी कहा कि वो बच्चे वहां से जो है वो हाफिज बनेंगे और मौलवी बनेंगे, तो क्या इतने लाखों की मौलवी और हाफिज की इतनी वैकेंसीज हैं जैसा कि ये कह रहे हैं? इस पे हमको विचार करना चाहिए। ये बच्चे जो हैं, आज की तारीख में कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन दी जा रही है, और बोर्ड्स हैं, उनके सिलेबस हैं, बच्चे विदेश जा रहे हैं। तो ये तो हमको देखना होगा कि अगर आप प्रॉपर एजुकेशन बच्चों को देंगे, उनको क्या पता, वो तो नासमझ हैं, अभी छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल, आपने उनको तालीम पकड़ा दी कि साहब आपको ये पढ़ना है, दीन की शिक्षा आपको दी जाएगी, आप बस इसी को पढ़ते रहिए, तो वो तो भविष्य उनका चौपट हो जाएगा। और वो क्या करेंगे इतने लाखों की संख्या में? आगे चल के किस तरीके से वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे, ये एक चिंता का विषय है। इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए, मेरा मानना है। इसको बच्चों के भविष्य के हिसाब से देखना चाहिए, देश के भविष्य के हिसाब से देखना चाहिए। और जहां भी हम पाएं कि कोई भी डेविएशन हो रहा है, चाहे वो हिंदू गुरुकुल में हो, चाहे वो किसी मठ में हो,
हाँ, चाहे किसी मदरसे में हो, मस्जिद में हो, हमें इसकी कोई वो नहीं देखनी चाहिए। तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि हमारे देश के हित में क्या है। और एक हर कंट्री का अपना एक करिकुलम होता है, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने भी जारी की है। मेरा ये मानना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबके लिए बराबर है और सबको उसको पढ़ना चाहिए आगे चल के, जिससे कि वो देश के अच्छे नागरिक बन सकें और अपने लिए कारोबार कोई कर सकें, अच्छे जॉब्स पा सकें, गवर्नमेंट जॉब्स पा सकें। ये गवर्नमेंट जॉब्स पाना भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, यही नहीं है कि सिर्फ हाफिज और मौलवी बन गए तो। देखिए, केवल जॉब से जोड़ करके जैन साहब, मुझे लगता है कि जो एक आप अगर सच्चे नागरिक भी बनने के लिए आपको शिक्षा जो है प्रॉपर जो है आपको एडुकेट होना जरूरी है। तो अगर आप सही नागरिक बनना चाहते हैं, भारत के सच्चे नागरिक बनना चाहते हैं, देशभक्त बनना चाहते हैं, तभी भी आपकी शिक्षा ठीक ठाक होनी चाहिए। जो सिलेबस है, जो मुख्य धारा की जो सिलेबस है, उनके हिसाब से आपका कैरिकुलम होना चाहिए। आपको उसी हिसाब से आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी चाहिए आपको। और जिस तरीके की दीनी शिक्षा आप ले रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि उस पर कहीं ना कहीं जो है संदेह पैदा करता है। मैं हाजी साहब एक बार फिर आपके पास आऊँगा। क्या आपको नहीं लगता है कि जो मुस्लिम समुदाय है या जो मदरसे हैं, वही अपने समाज के दुश्मन हैं, वही अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं? उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे पढ़ के, तालीम लेकर के जो निकलेंगे, वो फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या बनेंगे, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है उनका फ्यूचर क्या होगा। वो ज़बरदस्ती उन्हें अपने यहाँ लाते हैं और दीनी शिक्षा दे करके छोड़ देते हैं। हाँ, देखिए मुकेश भाई, देखिए मैंने मुल्क के वजीर आजम के मुंह से सुना है कि 140 करोड़ का परिवार मोदी जी का परिवार है। तो देखिए, भारत का हर नागरिक मोदी जी का परिवार है। और खासतौर पे मैं ये कहता हूँ कि जो मुस्लिम समाज है, जब हमारे मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, तो सर ये बताइए, जब भारत का मुसलमान मोदी जी का परिवार है और मोदी जी जो कहते हैं भारत का मुसलमान उनके साथ है, और जिस तरीके से मोदी जी ने ये कहा कि मुझे सबकी वोट मिली है, मुझे मुस्लिम समाज की भी वोट मिली है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मुस्लिम समाज के लिए एजुकेशन की बात आती है, तो भाजपा सरकार ने अभी तक मुस्लिम एजुकेशन के लिए क्या ऐसी कौन सी स्कीम लेकर आई है ताकि मुस्लिम बच्चे आगे बढ़ चढ़कर देश के जो हिस्सेदारी है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाएं? हाजी साहब, पहले मुझे एक चीज बताइए, जो अभी जो अपना एजुकेशन है उसमें क्या मुसलमानों के लिए जगह नहीं है? क्या किसी ने कहा है कि मुसलमान नहीं पढ़ेंगे? हमारे पढ़ जो सीबीएसई का सिलेबस है, क्या वो हिंदुओं के लिए, जैन के लिए और सिख और ईसाइयों के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है क्या? वो आपको अलग से क्यों चाहिए? हाँ। अब अलग से तो आपने मदरसे में बर्बाद कर रहे हैं, आप अलग से आपने मदरसा रखा हुआ है ना, उसी में तो बर्बाद हो रहे हैं। आप मुख्य धारा में जो चीजें हैं उसमें आइए ना। अपने बच्चों को बेतुकी बातें करके आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं और आप बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। किसने? मोदी की या सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें धर्म के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई भी योजना धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती किसी को, कोई भी योजना। एक का भी नाम बताइए आप जो केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। बताइए कोई ऐसा योजना, क्या आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना? मुकेश भाई, शायद आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं ये कहता हूं ठीक है, आप बताइए। मैं भी उसी डिबेट में था मुकेश भाई, आपके साथ उसी डिबेट में मैं भी था, जब मुजफ्फरनगर के एक टीचर ने एक मुस्लिम बच्चे को इसलिए पिटवा दिया कि वो मुस्लिम था। आप भी उसी डिबेट का बिल्कुल, तो हम लोगों ने विरोध किया था ना, हम लोगों ने विरोध किया था ना, उसको अरेस्ट करवाया था ना। गलत सही आदमी है, हम लोग उस गलत चीज का विरोध नहीं, गलत चीज का समर्थन नहीं करते। धार्मिक रूप दे दिया जाता है तो ये गलत है। ये इस शिक्षा पे देखिए सबका अधिकार है, देखिए मुस्लिम का भी है, हिंदू भाई का भी है, सबका। लेकिन जब शिक्षा को बांट दिया जाता है धर्म के आधार पर तो ये बिल्कुल गलत है। कौन बांटता है? प्रशांत जी, चलिए प्रशांत जी से पूछते हैं। प्रशांत जी, कौन सा? नहीं, आप बोल रहे शिक्षा को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, कौन बांट रहा है? सरकार बांट रही है क्या? सरकार मदरसे खुलवा रही है क्या? सरकार कह रही है क्या कि किसी अपने बच्चे को मदरसे में भेजो? सरकार के बारे में तो मौजूदा सरकार का दायित्व बनता है भारत के मुसलमानों को अच्छी एजुकेशन देना, तो यही राइट बनता। भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए आपके नेशनल चैनल के माध्यम से मैं ये कहता हूं, समाज को आगे ले जाने के लिए आपका दायित्व बनता, आप उन्हें अच्छी एजुकेशन दीजिए। तो आप ये कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, आप ये कह रहे हैं ना, मदरसों को बंद कर दिया जाए और उसकी जगह से असम में किया गया है। असम में मदरसों को बंद करके उसे स्कूल में, रेगुलर स्कूल में तब्दील किया गया है। गाजी साहब, हेमंता बिस्वा ने असम में मदरसों को बंद करके उसे रेगुलर स्कूल बना दिया है ताकि वहां के जो बच्चे हैं वो केवल दीनी शिक्षा नहीं ले, बाकी जो मेन कोर्स जो है, मुख्य धारा की जो शिक्षा है उसको ग्रहण करें। प्रशांत जी, क्या आपको लगता है कि सरकार, जैसा कि इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो शिक्षा इन लोगों के लिए अलग से प्लान करे, क्या कोई प्लानिंग है क्या?
नहीं, देश में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने, उनको संचालित करने का अधिकार है, लेकिन वो भी नियम के अनुसार। अगर जो भी अल्पसंख्यक संस्थान होगी सरकार के द्वारा मान्यता लेकर के ही और सरकार के द्वारा नियमों को पालन करते हुए, गाइडलाइंस का पालन करके ही अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करते हैं। और उस पर जो है आप सरकारी एड नहीं ले सकते, और जब सरकारी एड अगर जहाँ पे लेंगे तो वहां पे सरकार का पूरा कंट्रोल होगा। लेकिन यहाँ पे जो मदरसों का विषय ये अलग है। यहाँ पे क्या बिना मान्यता के जो मदरसे चल रहे हैं या उन पे गैर कानूनी गतिविधि हो रही है, गैर कानूनी तरीके से फंडिंग हो रही है, वहां पे विषय, इसको कोई मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन वही के जो कुछ लोग कट्टरपंथी लोग हैं उसको एक धर्म से जोड़ रहे हैं। बाकी जितने भी स्कूल कॉलेज चलते हैं, सामान्य स्कूल, वहां पे तो किसी को कोई पढ़ाई के लिए कोई मना है नहीं। कोई भी किसी भी धर्म के लोग जाके किसी भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, अपने जो है जिस स्कूल में चाहें, किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो मदरसे चल रहे हैं, क्या ये यहाँ पे जो स्टूडेंट निकल रहे हैं, चूंकि अगर बोर्ड से किसी बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तो क्या बाद में जाके डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में क्या इनका एडमिशन हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि अगर जब इनके पास मान्यता नहीं होगी किसी बोर्ड की तो इनका कैसे एडमिशन होगा, नौकरी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए आवश्यक है जिस प्रकार से आसाम में किया गया कि उनको समान स्कूलों में उनको बदलाव किया गया कि जो समान स्कूल तरह उस तरह का वहां सिलेबस लागू किया जाए, उस तरह की वहां शिक्षा व्यवस्था हो, ताकि वो लोग जो स्टूडेंट हैं वो मुख्य धारा में शामिल हो सके, समाज का एक अंग बन सके, समाज और देश के विकास में योगदान दे सके। अभी खाली अगर दीनी तालीम अगर दिया जाए तो उसका तो उतना फिर समाज के लिए योगदान नहीं होगा। आप अपने लिए फोर्स, एक कट्टरपंथियों की फोर्स, भले ही फोर्स तैयार कर सकते हैं, उससे समाज का क्या योगदान होगा? इसलिए ये इसका सर्वे आवश्यक है ताकि वहां पता लगाया जा सके क्या बिल्कुल। उत्तर प्रदेश ये जो इस रिपोर्ट, इस SIT रिपोर्ट में जो 500 वैध जो मस्जिदें और मदरसे आए हैं, उनमें वहाँ पर जो रेगुलर जो सिलेबस है वो तैयार पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को वहाँ पर कंप्यूटर भी की शिक्षा भी दी जा रही है, ये भी हमने पता किया है। ऐसा नहीं कि जो मदरसे हैं उसमें शिक्षा ठीक ठाक नहीं हो रही, जो दीनी तालीम है उसके साथ में कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा है, विज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है, गणित भी पढ़ाए जा रहे हैं, इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे मदरसे में इसी तरह की, लेकिन ये जो अवैध मदरसे हैं वो इंटेंशनली इसीलिए बनाए गए हैं कि यहाँ से आतंकवादी पैदा हो सके, यहाँ पर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा सके और यहाँ से देश विरोधी गतिविधियां चलाई जा सके। और हमारी चिंता उसी पे है और उसी को बंद करने के लिए, उसी की जांच करने के लिए इस SIT को गठित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी है। जैन साहब, क्या आपको लगता है कि जो वैध और अवैध का जो ये जो अंतर है, इसी में सारा खेल है? अवैध मदरसे जानबूझ करके बनाए जा गए हैं ताकि इस तरीके की आपराधिक गतिविधियां वहां से चलाई जा सके? कि मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है और वो किसी भी कास्ट के बच्चे हों, उनको सबको मिलकर उसको फॉलो करना चाहिए। अगर मदरसे चल भी रहे हैं तो मदरसों में इसी एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ाई होनी चाहिए। कुछ बच्चों का अगर रुझान देखा जाता है हाफिज बनने में, मौलवी बनने में, तो उनके लिए अलग से एजुकेशन दी जा सकती है और वो उस फील्ड में जा सकते हैं। पर बच्चे को का भविष्य बिल्कुल अंधकार में कर देना कि अब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है, आप तो बस सिर्फ हाफिज और मौलवी बन सकते हैं, ये तो मैं समझता हूं बिल्कुल हमारे बच्चों के साथ इस प्रकार की ज्यादती है। अगर मेरे बच्चों को कोई ऐसा कहे तो मैं तो किसी भी कीमत पे उस पे एग्री नहीं करूंगा। तो ये इसको मुस्लिम समाज में भी एक जागृति लाए जाने की आवश्यकता है कि भाई आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये क्या, इससे उनका क्या भविष्य बन रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और जो तरह तरह की बातें आई हैं यौन उत्पीड़न की या गलत वहां पे गलत एलिमेंट्स के वहां पे संरक्षण पाने की, इन सब की तो जांच होनी ही चाहिए। ये तो एक देश विरोधी गतिविधियां हैं, पर यह है कि इसके ऊपर एक लार्जर डिबेट होनी चाहिए जिसमें मुस्लिम समाज स्वयं सामने आए और कहे कि हमारे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दी जानी चाहिए, जिससे कि वो भी आगे विदेशों को जा सकें। अब ये क्या करेंगे बच्चे? ये तो बैठे अपना उनको रट्टू तोते की तरह वहां पढ़ा रहे हैं वो, और वो समझ रहे हैं कि हमने इनको तैयार कर दिया। ये इतने लाखों की संख्या में जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये सब मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। इस पे मैं समझता हूं मुस्लिम समाज को स्वयं पहल करके और इसमें आगे आना चाहिए। आज की तारीख में मुस्लिम बच्चों का सिलेक्शन बड़ी संख्या में IAS में हो रहा है, IPS में हो रहा है, अन्य सर्विसेज में हो रहा है। हमारे साथ के लोग थे हमारी सर्विसेज में, हमारे साथ थे मुस्लिम, तो वो इनमें मदरसों में थोड़ी पढ़े हैं। वो सब जो है कोई सेंट स्टीफेंस में पढ़ा है, कोई कहीं पढ़ा है, कोई उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, प्रॉपर एजुकेशन लेके तब आए हैं।
तो ये तो और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। जैसा मैं एक चीज कहूँ, दो तीन उदाहरण हमारे पास ऐसे, जैसे प्रेमचंद को हम लोग जानते, प्रेमचंद मदरसे में पढ़ाई किया था, राजा राम मोहन राय उन्होंने मदरसे में पढ़ाई की थी, जो अब्दुल कलाम थे उन्होंने मदरसे में पढ़ाई की थी। लेकिन उस जमाने के जो मदरसे थे वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, ना कि केवल ये दीनी तालीम दिया जाता था। लेकिन आज 70 दशक 80 दशक के बाद आप देखें कि अब तक कोई मदरसे से उस तरीके का कोई शख्सियत निकल करके नहीं आया हो जो ये कहे कि मैं आज IAS हूँ IPS हूँ लेकिन मैंने मदरसे में पढ़ाई की है। तो मदरसे का चरित्र बदल रहा है, मदरसे में पढ़ाई का जो ढंग बदला है, अब वो मदरसे जो है वो देश विरोधी गतिविधियों के केंद्र बनते जा रहे हैं और यही चिंता का विषय है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, बच्चे का इंप्रेशनेबल माइंड होता है, आप बच्चे को जो पढ़ा देंगे वो तो वही पढ़ लेगा और उसी को समझेगा कि वो सही है। चाहे वो इंग्लिश स्कूल हो, अगर आप वहां पे क्रिश्चियन एजुकेशन देने लगेंगे, जो स्कूल्स चल रहे हैं, मिशनरी स्कूल्स चल रहे हैं, तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल है कि भाई आप वहां पे शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, ना कि वहां पे क्रिश्चियन बनने आए हैं। तो ये तो हमें इनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। और जैसा कहा है PM ने कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, कुरान से कोई आपत्ति किसी को नहीं है, तो भाई धार्मिक ग्रंथ है, पर यह है कि जो कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, उससे आप एक तबके को अलग नहीं कर सकते हैं। और अगर आप करेंगे तो ये देश के भविष्य के लिए कतई मैं इसको ठीक नहीं मानता। बिल्कुल, देश के भविष्य के लिए कतई ठीक नहीं है। कुरान के साथ साथ कंप्यूटर भी होना चाहिए, लेकिन इसके लिए शायद इनका समाज जो है भी उनको और जागरूक होने की जरूरत है। फिलहाल जी मुकेश भाई मुझे 10 सेकंड दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड प्लीज जल्दी से। हाँ मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपने मेरी एक बात को अपने चैनल के माध्यम से रिपीट करा। जब मैंने ये कहा था आपके साथ डिबेट कैंप पे जब मैं बैठा था, मैंने APJ अब्दुल कलाम साहब को बोला था कि मदरसे से तालीम ली हुई है, तो आपने मुझे कहा नहीं हाजी नाजिम आप कहां से गलत जानकारियां लेके आ जाते हैं। लेकिन आज आपने मेरी बात उसको कही। चलिए ठीक है, आपको ये लगता है तो आप खुश रहिए, आपको ये लगता है तो खुश रहिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि उस जमाने के मदरसे और आज के मदरसे जो है वो अलग है। आज क्यों नहीं, आप 80 दशक हो गए, 80 दशक में क्यों नहीं आया भाई साहब अभी तक कोई? आज उन्होंने क्या 8 दशक 9 दशक हो गए, मदरसे से तालीम लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश भाई। ठीक है 8-9 दशक के बाद वैसे मदरसे क्यों नहीं बनने हैं? आज क्यों नहीं उस मदरसे से वैसा कोई अब्दुल कलाम निकल रहा है? आज क्यों नहीं वहां से प्रेमचंद निकल रहा है? क्योंकि आज वहां पर आप दूसरी शिक्षा दे रहे हैं, आज वहां पर वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, आप वहां पर कोई डॉक्टर इंजीनियर तैयार करने का आपका कोई उद्देश्य भी नहीं है वहां पे। फिलहाल चलिए, डिबेट काफी लंबा खिंच जाएगा। इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद कुमार जैन जी आपका, हाजी नाजिम जी आपका, प्रशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन SIT ने जो रिपोर्ट दी है वो चिंताजनक है, क्योंकि मदरसे में जिस तरीके के कारनामे हो रहे हैं और मदरसे जिस तरीके की गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता उनकी पाई जा रही है, इस रिपोर्ट के हिसाब से वो काफी चिंताजनक है। और अभी केवल रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पे कार्रवाई होनी भी बाकी है, क्योंकि जब कार्रवाई होगी तभी इसका सही इलाज होगा। क्योंकि ये केवल देश विरोधी गतिविधि चलाने का मामला ही नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज के बच्चों को भारत के खिलाफ खड़ा करने की शिक्षा देने का भी मामला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।